हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 6 के बारे में बताया था, जहां पर मैंने उसके 8 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। अब उसी के आगे हम एमसीक्यू, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है यानी एमसीक्यू बचे हुए हैं, इसको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो इन एमसीक्यू को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। कहा गया है कि इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, द शेप्स ऑफ अल्तार्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स वर, घरेलू रिचुअल्स यानी घरेलू पूजा पाठ के लिए जो अल्तार्स यानी कि हवन वेदियां जो यूज की जाती तो किस शेप में रहती थी। तो वहां पर होती थी वो स्क्वायर एंड सर्कल के फॉर्म में। किस तरह से होती थी? स्क्वायर एंड सर्कल के फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो प्राचीन भारत में जो अल्तार्स यूज किए जाते थे वो किस प्रकार के? स्क्वायर एंड सर्कल्स के फॉर्म में। इन एंशियंट इंडिया, अल्तार्स विन विद कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक, जैसे कभी रेक्टेंगल्स का शेप, कभी ट्रायंगल्स, है ना, कभी ट्रेपेजियम। तो ये इस प्रकार के अल्तार्स हमेशा पब्लिक रिचुअल्स के लिए यूज किए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर हो गया? ठीक। लिखा है द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोस्केलिस ट्रायंगल्स इन श्री यंत्र। तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा उसमें कितने होते हैं, 9 होते हैं। In Indus Valley civilization, the bricks used for construction work were having dimensions in the ratio of, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जिसमें जो ब्रिक्स यानी ईंटें यूज की गई थी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसकी डायमेंशंस का रेशियो क्या था? उसकी डायमेंशंस का क्या रेशियो था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर रेशियो बहुत सारे दिए गए, 5:3:2, है ना। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे रेशियो दिए गए। तो देखो, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 4:3:2 के रेशियो में होता है। किसके रेशियो में होता है? 4:3:2 के रेशियो में होता है। ये आप ये कुछ देखो, इसमें कुछ जो एमसीक्यूज हैं आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि फोर्थ वाला है ना, श्रीयंत्र वाला है और स्टार्टिंग के। तो ही आप यहाँ पर इनको सही कर पाओगे। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये मैंने 4:3:2 बता दिया, 4:2:1 था। कौन सा था? 4:2:1। सॉरी, बाय मिस्टेक ये हो गया है। तो फिर से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स यूज की जाती थी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उनका जो डायमेंशंस का रेशियो था 4:2:1 था। क्लियर हो गया? ओके। तो ये बात आप जो है यहाँ पर बी ऑप्शन पर टिक करिएगा, सी वाला नहीं। इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स वाज द फेमस ट्रीटाइज द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय यूक्लिड। यूक्लिड ने जो बुक लिखी थी द एलिमेंट, उसको कितने चैप्टर में डिवाइड किया था? 13 में। कितने चैप्टर से डिवाइड किया था? 13 में। यूक्लिड बिलोंग्स टू द कंट्री। तो अब देखो, ये क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं। मतलब यूक्लिड किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इंडिया से थे नहीं, है ना, जापान से थे नहीं, तो फिर किस कंट्री से थे? तो देखो यहाँ पर ग्रीस दिया गया, तो यूक्लिड कहाँ के थे? ग्रीस के थे। थेल्स बिलोंग्स टू द कंट्री, इंडिया के थे नहीं, है ना, बेबीलोनिया के भी नहीं थे। तो इसमें से बचे दो ऑप्शन, इजिप्ट और ग्रीस। तो इजिप्ट और ग्रीस में से किसके हैं? ये भी ग्रीस की थी। तो हमने आपको आपको याद होगा लास्ट पेज में जो इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें 3 मैथमेटिशियन मैंने कहाँ के बताए थे? ग्रीस के बताए थे। और 3 मैथमेटिशियन मैंने इंडिया के बताए थे। इंडिया के मैथमेटिशियन में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, है ना, और एक कोई थे। और जो हमने ग्रीस के बताए थे उसमें यूक्लिड थे, थेल्स थे, और इनके एक और भी नेम है वो भी थे। हाँ, पाइथागोरस। ठीक है। तो थेल्स कहाँ के थे? ग्रीस के थे। यूक्लिड कहाँ के थे? ग्रीस के थे। ठीक है। कितने चैप्टर्स हैं? वो 13 थे। ओके। आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस वाज अ स्टूडेंट ऑफ। पाइथागोरस इनमें से किसके स्टूडेंट थे? पाइथागोरस इनमें से किसके स्टूडेंट थे? तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि पाइथागोरस थेल्स के स्टूडेंट थे। थेल्स इनसे पहले आए थे, पाइथागोरस बाद में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, जैसे आप अगर एक्सियम, पोस्टुलेट, डेफिनेशन, थ्योरम को जब आप प्रूफ कर रहे होते तो इसमें प्रूफ किस में देना पड़ता है? तो हमारे इसमें थ्योरम में देना पड़ता है। किस में देना पड़ता है? एक्सियम, पोस्टुलेट मैंने कहा था कि सिमिलर होती है, डेफिनेशन में डिफाइन देते हैं, प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया? तो नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी थ्योरम। क्लियर हो गया?
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द स्टेटमेंट दैट द लाइंस आर पैरेलल, मतलब एक स्टेटमेंट है द लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब दो लाइंस जो आपस में पैरेलल है और अगर इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो पैरेलल होती है। तो ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है? डेफिनेशन है, एक्सियम है, पोस्टुलेट है या थ्योरम है? थ्योरम के लिए प्रूफ चाहिए होता है ना। डेफिनेशन के लिए भी प्रूफ नहीं चाहिए होता है, एक्सियम के लिए भी प्रूफ नहीं चाहिए होता है, पोस्टुलेट के लिए भी प्रूफ नहीं चाहिए होता। हालांकि तो ये किस में आएगा आपका? तो ये पोस्टुलेट में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10th है। 10th का ए ऑप्शन दे रहे हैं, तो डेफिनेशन के फॉर्म में है ये, ठीक है। किसमें है ये? डेफिनेशन के फॉर्म में। यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये हमारी क्या है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। हमने यूक्लिड की कितनी पोस्टलेट्स बताई थी? 5 बताई थी। तो क्या ये उनमें से बिलोंग करता है? तो आप देख सकते हो उनमें से एक बिलोंग करता है। अगर 5 पोस्टलेट्स नहीं याद है तो उनको याद कर लीजिएगा। तो ये एक उसका उनका सॉरी यूक्लिड का ये पोस्टलेट है। पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर, ठीक है, पिरामिड एक सॉलिड फिगर होता है। हुज बेस इज, तो पिरामिड का बेस कैसा होता है? देखो एक पिरामिड होता है, ठीक है, और एक प्रिज्म होता है। तो आपको पता है कि प्रिज्म प्रिज्म जो है, प्रिज्म के जो दोनों आइडेंटिकल शेप होते हैं वो एक जैसे होते हैं। और पिरामिड देखो ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, तो एनी पॉलीगन, यानी किसी भी पॉलीगन का हिस्सा वो हो सकता है। क्लियर हो गया? तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। द साइड फेसेस ऑफ पिरामिड आर, साइड फेसेस, आप लोगों ने पिरामिड देखा होगा, तो साइड फेसेस पर कभी गौर किया है तो कैसे होते हैं? ट्रायंगल्स के शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रायंगल्स के शेप में होते हैं। द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड आर, सॉलिड की जो डायमेंशंस होती है कितनी होती हैं? तो सॉलिड में एक लेंथ हो सकती है और एक ब्रीथ होता है और एक हाइट होता है, तो 3 डायमेंशंस होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14th का सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ सरफेस, सरफेस में दो, ये सरफेस है आपकी, ये तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो सरफेस में कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ओके। हाउ मेनी डायमेंशंस डज अ पॉइंट हैव, तो एक भी डायमेंशन नहीं होती है तो 0 हो जाएगा। बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड्स आर, जो सॉलिड्स की बाउंड्रीज होती है वो क्या बनाती है? लाइंस बनाती है, कर्व्स बनाती है, सरफेस बनाती है, या नन ऑफ दीज? तो देखो इनमें से क्या हो सकता है? लाइंस तो उसकी एज कहलाती है, लाइंस उसकी क्या कहलाती है? और हम पूछ क्या रहे हैं कि बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड आर, सरफेस बनाती है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ऐसे करके ले सकते हो, ये देखो, ये इस तरह से इसको ज्वाइन करोगे तो ये देखो, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री, तो मिलकर के ये बाउंड्री क्या बना रही है? सरफेस। इधर की चारों बाउंड्री मिलकर के क्या बना रही है? सरफेस। ऊपर की चारों बाउंड्री मिलकर क्या बना रही है? सरफेस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सरफेस हो जाएगा। बाउंड्री ऑफ अ सरफेसेस आर, जब सरफेस की जो बाउंड्रीज होती है वो क्या होती है? तो वो होती है हमारी सरफेस कर्व्स। क्या हो सकता है? कर्व्स हो सकता है, ठीक है। ये देखो सरफेस तो कई तरह का एक ही है, सर्कुलर सरफेस भी होता है, रेक्टेंगुलर सरफेस भी होता है, ठीक है, और स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर सरफेस भी होता है, ट्रायंगुलर सरफेस भी होता है। तो देखो ये सबके सब एक तरीके के कर्व्स हैं। क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा कि कर्व्स क्या होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन लाइंस नहीं हो सकता है। लाइंस कहोगे तो फिर सर्कल वाला कहाँ जाएगा? इसलिए लाइंस नहीं कह सकते, कर्व्स कहेंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक ये, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने हमें सरफेस मिल सकते हैं? तो 1 सरफेस मिल सकता है। एक ही सरफेस तो बना है ये ट्रायंगल, तो कितने सरफेस मिल सकते हैं? 1। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 20th नंबर देखो क्या है, क्वेश्चन है कि एक्सियम्स आर एज्यूम्ड, एक्सियम्स को क्या माना जाता है? डेफिनेशंस नो, थ्योरम्स नो, यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री नो, यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस मैथमेटिक्स। आप कोई भी मैथमेटिक्स की ब्रांच पढ़ रहे हो
कोई भी मैथमेटिक्स की ब्रांच पढ़ रहे हो तो उसमें जो हम एक्सियम्स को मानते हैं वो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सभी प्रकार के मैथ्स की ब्रांच के लिए, तो केवल स्पेसिफिक नहीं है ज्योमेट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? हमें ट्रू देखना है, बाकी तीन के तीन फॉल्स हैं। फ्लोर एंड द वॉल ऑफ अ रूम आर पैरेलल प्लेन्स। फ्लोर और द वॉल ऑफ अ रूम ये पैरेलल प्लेन्स होते हैं। पैरेलल की बात समझना, आप घरों में देखोगे तो फ्लोर यानी कि सरफेस होता है जो हमारे फर्श होता है, और रूम का जो वॉल होता है ये पैरेलल कहाँ है, एडजेसेंट है। सीलिंग एंड वॉल ऑफ अ रूम आर पैरेलल प्लेन्स। सीलिंग यानी छत और वॉल, तो हमने क्या बताया था, इसमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है और तीन स्टेटमेंट फॉल्स है, तो पहला भी फॉल्स है। सीलिंग भी छत होती है और वॉल ये भी एडजेसेंट है। फ्लोर एंड द सीलिंग ऑफ अ रूम आर पैरेलल प्लेन्स, तो फ्लोर और सीलिंग ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर और सीलिंग जस्ट एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं तो पैरेलल हो जाते हैं। डी ऑप्शन भी देख लो, टू एडजेसेंट वॉल्स ऑफ अ रूम आर पैरेलल प्लेन्स, नहीं। टू एडजेसेंट वॉल्स मतलब एक ये और एक ये, तो ये पैरेलल कहाँ है? ठीक है, तो फ्लोर और सीलिंग आप समझ सकते हो। देखो इस तरह से ये फ्लोर है, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर आपके पास क्या मिलेगा, मतलब फ्लोर है, ऊपर सीलिंग मिलेगी, तो पैरेलल हो गए। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, इसमें भी ट्रू स्टेटमेंट बताना है, बाकी तीन फॉल्स होंगे। ओनली अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, फॉल्स। मतलब एक पॉइंट से केवल एक लाइन, यहां से तो इनफाइनाइट मैनी लाइंस हो जाएंगी, तो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट से तो केवल और केवल एक लाइन ही ड्रॉ की जा सकती, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये बाय मिस्टेक कैन होना चाहिए था यहाँ पर। सी नंबर, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, बिल्कुल नहीं। देखो टू सर्कल्स आर अगर इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल होंगी। सपोज दैट मैंने कहा ये सर्कल और ये सर्कल आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनकी रेडियस और इनकी रेडियस तब, ये देखो सर्कल तो तभी इक्वल होंगे ना जब रेडियस इक्वल होंगी, तो यानी कि सी ऑप्शन ट्रू है, और हमें ट्रू ऑप्शन बताना था। बोला लाइन की डेफिनेट लेंथ होती तो ये तो फॉल्स है, तो हमें यहाँ पर ट्रू ऑप्शन बताना था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें हमें केवल और केवल फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है, यानी तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कहा गया है कि रे ए बी सेम एज बता रहे रे बी है, तो यही फॉल्स स्टेटमेंट हो गया 23 का सी, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर हो गया, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, बिल्कुल एक ये पॉइंट है हमारे पास, इससे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। यूनिक लाइन कैन बी पास टू, देखो टू पॉइंट दिए गए तो इनसे केवल केवल एक यूनिक लाइन पास हो सकती है। और रे हैज वन एंड पॉइंट, बिल्कुल ये रे जा रही है, इसका वन एंड पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अ पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये ए है, और ये पॉइंट उसका बी है, और ये सी को वो मिड पॉइंट बोल रहे हैं। बोले कि अ पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इफ, अगर आप ए बी के मिड पॉइंट को सी बता रहे हो तो कब कह सकते हो सी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी, या ए सी इक्वल टू बी सी। तो देखो ए सी इक्वल होगा बी सी की, तो बी ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ पर 24 का। और यहाँ पर उन्होंने बताया गया है, अच्छा सॉरी, एक यहाँ पर मिस्टेक ये हुई है कि देखो लाइन सेगमेंट जब लिखते हैं तो हमारे ऊपर उसमें ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होना चाहिए, तो सी ऑप्शन क्या है कि सी इज एन इंटीरियर पॉइंट, बिल्कुल ए और बी के अंदरूनी भाग में ये पार्ट है सी, और साथ ही साथ ए सी और सी बी, यानी ए सी और सी बी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये देखो ये लाइन सेगमेंट का सिंबल बना है। तो अब ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर भी लगभग सिमिलर लग रहा था और यहाँ पर भी, तो फर्क बस इतना ही है कि लाइन सेगमेंट का सिंबल बना है, वहां नहीं बना था। डी को चेक करने की जरूरत है नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन ये है कि a पॉइंट सी इज सेड टू बी लाई बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब दो पॉइंट, एक ए है
और यहाँ पर एक बी है। पॉइंट मान लो, लाइन को हटा दो, मान लो एक पॉइंट ये है। तो अ पॉइंट सी इज सेड टू बी लाई बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। हम इस सी पॉइंट को ए और बी के बीच में कब मानेंगे? इफ ए सी इक्वल्स टू सी बी, इफ ए सी इक्वल्स टू सी बी, या ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी। तो देखो, ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी, फिर लिखा पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर नन ऑफ दीज। तो हमारे पास इसमें 25th का आंसर क्या होना चाहिए? सी वाला होना चाहिए। पॉइंट ए बी सी आर क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। तो पॉइंट सी ए और बी के बीच में तभी आएगा जब वो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। अब देखो यहाँ पर इसको, ये ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमने ये लाइन सेगमेंट नहीं बनाया है। क्लियर हो गया है? अगर लाइन सेगमेंट बनाते तो इसमें तब भी हमें नहीं पता चला कि बीच में सी है। हाँ देखो, हालांकि सी तो दोनों में तो बीच में रहा होगा, लेकिन लाइन सेगमेंट का ऐसे वाला सिंबल नहीं बनाया इसलिए। तो पॉइंट ए बी एंड सी क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। देखो इस तरह से अगर आप बनाओगे तो ए बी और ये सी, ठीक है, तो ये आपस में कैसे पॉइंट होंगे? कोलिनियर पॉइंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूक्लिड्स विच एक्सियम इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट दैट व्हेन x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है, देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15 प्लस जेड। मतलब आपने x, देखो x प्लस वाई में क्या ऐड किया? z। 15 में क्या ऐड कर दिया? z। तो ये यूक्लिड्स की कौन सी एक्सियम है? फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो एक्सियम को भी आप जो है एक सीरियल से याद करोगे, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। तो ये आपका कौन सा है? सेकेंड वाला है। क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन है, ए इज ऑफ द सेम एज बी एंड सी, ए इज ऑफ द सेम एज एज बी एंड सी इज ऑफ द सेम एज एज बी। यूक्लिड्स विच एक्सियम इलस्ट्रेट द रिलेटिव एज ऑफ ए एंड सी। मतलब ए की एज बराबर है बी के और सी की एज बराबर है बी के। ए की एज भी बी के बराबर है, सी की एज भी बी के बराबर है। तो ए और सी को लेकर के यहाँ पर कौन सा कह सकते हैं एक्सियम यहाँ पर इलस्ट्रेट करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर हो गया कि अगर कोई एक चीज आपस में दूसरे से इक्वल है और दूसरी चीज तीसरे से इक्वल है, ठीक है, तो ये पहली वाली चीज तीसरे से आपस में इक्वल हो जाएगी। ओके, यानी पहली वाली चीज दूसरे के इक्वल है, दूसरी वाली चीज तीसरे के इक्वल है, तो तीसरी वाली चीज पहले के इक्वल हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।